जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज है 30 सितंबर 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग जीके जीएस एमसीक्यू सीरीज जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि जीएस और जीके पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए संजीवनी से कम नहीं है। वैसे मैं लाइव क्लास लेकर के आता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और ये मेरी मेहनत आपके तैयारी में और रंग लाएगी। प्रस्तुत है आज का ये पहला सवाल। निम्न में से किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट 17, ऑप्शन सेकंड 15 या ऑप्शन थर्ड 20। वैसे तो आपको बता दें कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? 368 में किया गया है। और किस भाग में इसका उल्लेख है, किस पार्ट में इसका उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशिष्ट बहुमत के द्वारा और तीसरा विशिष्ट बहुमत के साथ साथ विभिन्न राज्यों के स्वीकृति। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के ठीक मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसकी पूरी एरिया लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर की है। कितनी? 22 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जो कि आप मैप में देख रहे हैं। ये अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के ठीक मध्य में स्थित है। अगर जियोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर देखें, भौगोलिक स्थिति देखें, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा? उत्तरी अमेरिका का। लेकिन ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? वर्तमान समय में डेनमार्क का अधिकार है। और आप सबको पता है कि डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। तो जियोग्राफिकल कंडीशन में ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, जबकि पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जिसकी राजधानी नूक है। क्या इसकी राजधानी है? नूक। और आप मैप में इस बात को देख पा रहे हैं। तो इस तरह दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ग्रीनलैंड का दक्षिण अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जियोग्राफिकल आधार पर उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, पॉलिटिकली आधार पर यूरोप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का पहला आधार कार्ड किसके नाम जारी किया गया था? जी हाँ, आप सबको पता है आधार कार्ड पर कुल कितने डिजिट होते हैं? कुल 12 डिजिट होते हैं, 12 अंक दिए गए होते हैं। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। और वर्तमान समय में विजय मदान, कौन? विजय मदान इसके चेयरमैन हैं। और भारत का जो पहला आधार कार्ड जारी किया गया था, महाराष्ट्र की रहने वाली आप रंजना सोनेवाल के नाम जारी किया गया था। रंजना सोनेवाल के नाम जारी किया गया था। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 2010 में रंजना सोनेवाल के नाम ये आधार कार्ड जारी किया गया था, जो कि पुणे से लगभग 80 किलोमीटर दूर तल्लभी नामक गांव की रहने वाली आप एक मजदूर हैं, और आपके नाम ही भारत का पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल, थार का मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। आप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे गोबी का मरुस्थल। गोबी का जो कि मंगोलिया भाषा का शब्द है, जिसका मतलब ही होता है जनशून्य प्रदेश, यानी जहां पर कोई नहीं रह रहा है। और यह वह क्षेत्र है जिसकी एरिया लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर की है। एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल, जबकि विश्व का सबसे 5वां बड़ा मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया और चीन में पड़ता है।
कहां पर? मंगोलिया और चीन का हिस्सा है, जहां का टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पहुंच जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। टकला मकान भी गोबी मरुस्थल का ही एक हिस्सा है जो कि चाइना में पड़ता है। दिए गए क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नई दिल्ली में 14 जून 1947 को कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत किया गया उसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना या फिर बाल्कन प्लान के नाम से जाना गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ। जब भारत का विभाजन होना सुनिश्चित हो गया तब नई दिल्ली में कांग्रेस समिति की जो बैठक 14 जून 1947 को आयोजित की गई थी, उस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी माने जाते थे और उन्हीं के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सरदार पटेल के द्वारा इसे स्वीकार किया गया और इस तरह वैधानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे और दिल्ली कांग्रेस समिति की बैठक में इन्हीं के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन 6 देखें, स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में फांसी दी गई थी? अपने वतन की आन बान शान के लिए इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने जिंदगी की परवाह नहीं किया। उनमें से एक थे अशफाक उल्लाह खान जो कि वतन के लिए शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह खान वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे और वैसे शाहजहांपुर के जो है 3 क्रांतिकारी कौन कौन? अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और आप रोशन लाल, ये तीनों क्रांतिकारी शाहजहांपुर से थे और तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। किस केस में? काकोरी केस में। काकोरी कांड आप सब लोगों को पता है जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन को लूट लिया गया था, सरकारी खजाने को लूटा गया था और ये क्रांतिकारी जिस संगठन से बिलोंग करते थे उसे HRA के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दें अशफाक उल्लाह खां को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। किस जेल में दी गई थी फांसी? जी हाँ, फैजाबाद की जेल में फांसी आपको दी गई थी। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को इसी दिन गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इसके अलावा नैनी के जेल में, इलाहाबाद नैनी के जेल में रोशन लाल को फांसी दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, निम्न में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अहमद या गोपाल स्वरूप पाठक। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? जाकिर हुसैन। अपने कार्यकाल में इस दुनिया से चले जाने वाले पहले अगर कोई राष्ट्रपति थे तो जाकिर हुसैन। सबसे कम कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का रहा था तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पहले थे, फिर बाद में राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी भारत के कभी चीफ जस्टिस भी रहे, भारत के कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने 1969 में और उसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल के दौरान इस दुनिया को अलविदा कहा और ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे?
तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान गुजर जाए या किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का प्रावधान है। और भारत के जब पहले ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यकाल में गुजर गए थे, जिनका नाम अभी मैंने बताया था जाकिर हुसैन साहब, उनकी मृत्यु के बाद जुलाई के महीने में 1969 में बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। जब बीबी गिरी अपने पद से त्यागपत्र दे दिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तब उसके बाद दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट थे बीडी जत्ती, जो कि 1977 में 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के मर जाने के बाद ये भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए, कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। तो दिए गए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से? अमेरिका का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका वह देश है विश्व में जहां सबसे पहले संविधान लागू हुआ था, लिखित संविधान लागू हुआ। और अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान लिया था। अमेरिका के संविधान से ही राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रावधान किया गया। और यूएसए के संविधान से ही फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भी किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। गणतंत्र शासन व्यवस्था हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हां, विधि के समक्ष समता का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। यानी इस क्वेश्चन का भी कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, निम्न में से कौन से क्रांतिकारी का जन्म मक्का में हुआ था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या बदरुद्दीन तैयब जी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। 1940 से लेकर के 1945 तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मरणोपरांत 1992 में आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आपका जन्म कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में, मक्का मदीना में 11 नवंबर 1888 को। और आपने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। और आपके प्रयासों से विश्वविद्यालय आयोग और आईआईटी की स्थापना हुई थी। तो दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, नीति आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति आयोग बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था नीति आयोग को, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त वर्ष 2014 को लाल किला के प्राचीर से यह अनाउंसमेंट किया गया कि योजना आयोग का नाम परिवर्तन किया जाएगा और 1 जनवरी 2015 से कर भी दिया गया। नीति आयोग नहीं योजना आयोग नहीं नीति आयोग, इसका संविधान के किसी भी भाग में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। नीति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, उनकी योग्यता, इसका कोई कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री महोदय होते हैं और उन्हीं के द्वारा इनके अन्य सदस्यों को नियुक्त भी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर की जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मंडेब की जल संधि या यूकाटन की जल संधि? आपको जानकारी के लिए बता दें, आप मैप में देख भी सकते हैं, यह दिख रहा है आपको क्या, जिब्राल्टर की जल संधि। जल संधि वाटर स्टेट का मतलब होता है ऐसा नैरो वाटर स्टेट बॉडी जो कि बहुत विशाल जल राशि को जोड़ती है, उसे जल संधि कहा जाता है। इधर अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, और इधर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो जिब्राल्टर की जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको, ये यूरोप कॉन्टिनेंट दिख रहा है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। किन दो देशों को जोड़ता है? तो स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। स्पेन जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का देश, मोरक्को जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश। तो दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे एकलव्यों। क्वेश्चन नंबर 14, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन? प्रसून जोशी, ए.आर. रहमान, समीर या फिर जावेद अख्तर? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जैसा कि आप जानते हैं, इसे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा प्रदान किया जाता है और मानवता के विकास के लिए ये दिया जाने वाला पुरस्कार भारत में सबसे पहले महान संगीतकार गीतकार आप जावेद अख्तर को प्रदान किया गया जून 2020 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार विजेता को प्राप्त होने वाले मेडल पर यूनान के किस देवी की तस्वीर होती है? वाह, आपको बता दें कि 1901 से ही नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल के याद में प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार पर जो मेडल दिया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, और उन्हीं की पुण्यतिथि पर यह नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और 10 दिसंबर को दिए जाने वाले ये पुरस्कार जो कि उसमें जो मेडल होता है, मेडल 200 ग्राम का जो है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, उस पर एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की जो है तस्वीर होती है और दूसरी तरफ यूनान में ज्ञान की जो देवी हैं जिनको आइसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आइसिस के नाम से जाना जाता है, उनकी तस्वीर होती है। जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी सरस्वती मां शारदे, ज्ञान और संगीत की साधना करने वाले, संगीत और विद्या की चाहत रखने वाले लोग मां सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उसी तरह यूनान में आइसिस देवी की पूजा होती है और नोबेल पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाले मेडल पर इनकी तस्वीर होती है। ओलंपस यूनान में शक्ति के देवता हैं जिनके याद में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। वीनस को यूनान में सुंदरता की देवी माना जाता है। बहरहाल दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। निम्न में से कौन 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे थे? चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम। वैसे ही हिंदुस्तान में कुल 6 लोग ऐसे रहे जो कि उप प्रधानमंत्री होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है, न ही उप प्रधानमंत्री और न ही उप मुख्यमंत्री का। यह पूरी तरीके से राजनीतिक पद होता है। और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। जबकि हरियाणा से संबंध रखने वाले चौधरी देवीलाल ऐसे पहले व्यक्ति जिनको 2 सरकारों में उप प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह के सरकार में आप उप प्रधानमंत्री रहे थे। दिए हुए क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। जबकि मोरारजी देसाई की सरकार में दो उप प्रधानमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूं, शहीद होने से पहले किस क्रांतिकारी ने कहा था? जी हां, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपनी जिंदगी वतन के नाम कुर्बान कर दिया।
जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा इन शहीदों के लहू का कर्जदार रहेगा। और उन्हीं शहीदों में से एक थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनका जन्म पबाना बंगाल में हुआ था और पबाना दुर्भाग्यवश अब बांग्लादेश में पड़ जाता है। आप सबको पता है कि बांग्लादेश कभी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था और वहीं के रहने वाले राजेंद्र लाहिड़ी, जो कि एचआरए के बड़े सक्रिय सदस्य थे। एचआरए बोले तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका 1924 में कानपुर में संगठन का गठन किया गया था और इसी के सदस्य थे राजेंद्र लाहिड़ी, जो कि 9 अगस्त 1925 की रात को काकोरी ट्रेन डकैती में इन्वॉल्व रहे थे और आपको फांसी दे दी गई। और आपको जब गोंडा की जेल में फांसी दी गई, किस जेल में फांसी दी गई थी? गोंडा की जेल में आपको जब फांसी दी गई तो मरने से पहले आपने कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूं। मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मैं उस धर्म से संबंध रखता हूं जहां पुनर्जन्म का भी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। महान योद्धा आल्हा उदल किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? दुनिया में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो अपनी कीर्ति के वजह से मर करके भी अमर रहे हैं और उनमें से ये दोनों आल्हा और उदल, जो कि सगे भाई थे। आल्हा बड़े थे, उदल छोटे थे और दोनों मां विंध्यवासिनी के परम भक्त भी थे। आल्हा, जो कि बुंदेलखंड के राजा, जिनका नाम था परमारी देव या फिर राजा परमल के नाम से भी जाने जाते थे, उनके सेनापति थे। और आल्हा के ही छोटे भाई थे उदल। जब 1982 में महोबा की लड़ाई 1182 में महोबा की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और राजा परमल के बीच, तो इन दोनों भाइयों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना में भगदड़ मचा दिया था और कहा जाता है आल्हा उदल को छल से पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेधी बाण से मारा था, जबकि नियमों के अनुसार युद्ध के क्षेत्र में शब्दवेधी बाण चलाना उस समय वर्जित था। बहरहाल जब उदल को मार दिया था पृथ्वीराज चौहान ने छल से, तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। लेकिन गुरु गोरखनाथ के परम भक्त आल्हा अपने गुरु के कहने पर पृथ्वीराज को जीवन दान दिया था। वो अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने धोखा से आल्हा की भी हत्या कर दी थी। दिए गए क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महोबा की लड़ाई 1182 में आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। महान योद्धा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव। आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। जी हाँ, राजीव गांधी, जो कि वैसे पेशे से जो है पायलट थे, लेकिन जब इनकी माता जी की उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा 31 अक्टूबर वर्ष 1984 को, कब 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार करके हत्या कर दी गई, तब इन्होंने सक्रिय राजनीति में जो है कदम रखा और देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1978 से 1980 के बीच प्रधानमंत्री रहे। जनता पार्टी की सरकार में चरण सिंह के समर्थन वापस लेने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। इस तरह मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए और तीसरी बार इन्होंने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दिए हुए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, दिए हुए क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का सेशन और मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और शुरू से लेकर के अंत तक ये पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। इसे न सिर्फ जो है स्वयं अवलोकन करें, बल्कि दूसरे एजुकेशनल ग्रुप में भी इसे शेयर करें, ताकि सबका भला वैसे अपना भला, वैसे साथ साथ सबका भला। तो ये रहा आज का सेशन। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।